मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का सब्जेक्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और काकोरी कांड। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने विद्यार्थियों को, अपने साथियों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आज के विषय के बारे में हम बात करें, भारत की आज़ादी की लड़ाई एक बहुत बड़ा, जिसे हम कहें सही अर्थों में स्वतंत्रता संग्राम था और उस संग्राम की कई धाराएं थीं और उन सभी धाराओं का भारत की आज़ादी में पूरा योगदान है। किंतु होता क्या है कि हम अक्सर उन क्रांतिकारियों को भूल जाते हैं जिन्होंने ज़्यादा कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ये जो भारत के आज़ादी की लड़ाई में जो क्रांतिकारी धाराएं हैं वे भी अनेक हैं और ये क्रांतिकारी धाराएं 1905 में बंगाल विभाजन के बाद से उत्पन्न होती हैं और चलती रहती है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार एक बहुत बड़ा सेटबैक था क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, क्योंकि देश की सुरक्षा के नाम पर तमाम क्रांतिकारी संगठनों को कुचल दिया गया था। अनेक क्रांतिकारी नेताओं को काला पानी की सज़ा दी गई थी, आजीवन कारावास दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में आंदोलन शांत हो गया। किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध में उत्पन्न जो सामाजिक, आर्थिक और कहीं राजनीतिक चेतना थी, उन सबके संयुक्त कारणों का परिणाम रहा कि भारत में भी असहयोग आंदोलन जैसा आंदोलन कांग्रेस ने लॉन्च किया और कांग्रेस के उस आंदोलन में सभी स्ट्रीम के लोग, सभी धाराओं के लोग सम्मिलित थे। तो भारत के ऊपर एक 1917 का, वैसे घटना पुरानी है, 1917 की रूस की क्रांति का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है। तत्कालीन जो आर्काइवल सोर्सेज हैं वे आर्काइवल रिकॉर्ड्स हिंदुस्तान में भी हैं और रसिया में भी हैं। उसका इम्पैक्ट भी भारत के क्रांतिकारियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जहाँ 1917 के पहले क्रांतिकारी केवल हिंसा, आतंक और शक्ति के बल पर अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे, किंतु कोई फिलॉसफी उसमें स्पष्ट नहीं झलकती थी। किंतु 1917 के बाद जो क्रांतिकारी स्ट्रीम्स भारतीय राजनीति के पटल पर आईं, उनमें वो एक परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन असहयोग आंदोलन में जोश खरोश तो बहुत था, किंतु चोरी चौरा की घटना के पश्चात कांग्रेस को मजबूर होकर असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पीछे भी कई तरह के मतांतर हैं। कुछ तो यही मानते हैं, गांधी जी ने ये माना कि हिंसा होने से उनका आंदोलन अपवित्र हो गया है, इसलिए इसे वापस ले लिया जाए। लेकिन जो उस तरह के जन आंदोलन के दूसरे तथ्य सामने आते हैं, उसमें ये लगता है कि जो असहयोग आंदोलन था ये धीरे धीरे कांग्रेस के नियंत्रण से और गांधी जी के नियंत्रण से निकलता जा रहा था और जिन क्रांतिकारियों को सप्रेस कर दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, वे क्रांतिकारी शक्तियाँ फिर संगठित होकर के असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दे रही थी। तो इस तरह की मान्यता है। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ हो, किंतु यह हुआ कि जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो इसके बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़े, क्योंकि असहयोग आंदोलन के प्रभाव में ऐसे अनेक आंदोलन पैदा हुए जो सीधे सीधे तौर पर न तो कांग्रेस के आंदोलन थे, न असहयोग आंदोलन का हिस्सा थे। जैसे मजदूरों के संगठनों के अनेक आंदोलन हुए, चाय बागानों के मजदूरों के आंदोलन हुए, रेलवे मजदूरों के आंदोलन हुए। उस समय अनेक गतिविधियाँ दिखाई देती हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द मास मूवमेंट जो चल रहे थे, उन सबको भी अंग्रेज़ों को सप्रेस करने का अवसर मिल गया। गांधी जी बंदी बना लिए गए। गांधी जी को 6 साल राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में 6 साल की सज़ा दी गई, किंतु स्वास्थ्य कारणों से उन्हें 1 साल के भीतर ही रिहा कर दिया। तो कांग्रेस ने इस असहयोग आंदोलन के बाद कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा और इसका परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक शून्य की स्थिति इस देश में पैदा हो गई 1922 के बाद से। तो ऐसी स्थितियों का
लाभ लेते हुए निराशा की स्थिति से उभरते हुए जो अनुभवी क्रांतिकारी थे, जो पुराने क्रांतिकारी थे, जिनमें खास तौर पर राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, इन लोगों ने पुनः क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित करने के प्रयास आरंभ किए। इनमें से सचिंद्रनाथ सान्याल जो हैं वे काला पानी की सजा भी प्राप्त कर चुके थे, किंतु 1920 में जो राजनीतिक कैदियों को भी आम माफ़ी दी गई थी, उनसे अंतर्गत वो जेल से बाहर आ गए थे। और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बंदी जीवन। बंदी जीवन जो है वो क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। यदि हम ये कहें कि ये उनकी एक टेक्स्ट बुक थी, एक प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक थी क्रांतिकारियों की, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी से प्रेरणा लेकर के क्रांतिकारी आंदोलन संगठित हो रहा था। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, जो किसी व्यंग में नहीं, किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक लोक कवि ने आज़ादी के कुछ वर्षों बाद एक लोक कवि थे, वो दोहा लिखते थे। उन्होंने एक दोहा लिखा था, उस दोहे का वो मर्म समझे हम कि किस प्रकार से जो क्रांतिकारी जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, जिन्होंने आजीवन कारावास की सजाएं काटी, तो किस तरीके से वे आज़ादी के बाद बैकग्राउंड में चले गए, वे गौण हो गए और प्रमुख दूसरे लोग हो गए। तो मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, किंतु एक जन कवि की भावना, तो उसने एक दोहा लिखा था, उड़ गए हंसा देश के आज़ादी दिलवाए, बगुला बैठे तीर पर राज तिलक करवाए। तो आप ये देखिए कि जो क्रांतिकारी हैं उनको हम अभी आज भी वे प्रेरणा के स्रोत हैं। और यदि राष्ट्र पर कोई संकट हो, राष्ट्र की कोई प्रॉब्लम हो, तो आज भी उनमें हमें समाधान नज़र आता है। तो इसी उद्देश्य से कि एक और तो इतिहास के पाठ्यक्रम में को प्रमुखता ज़्यादा अधिक दी जानी चाहिए, रखा तो गया है, किंतु जितनी प्रमुखता हो, क्योंकि अगर अलग से आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक पेपर केवल क्रांतिकारियों पर इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। खैर अब ये उसकी बात करने का समय नहीं, किंतु योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल ने एक संगठन की योजना बनाई और वे अक्टूबर 1924 में कानपुर में इकट्ठे हुए। और कानपुर में इकट्ठे होकर के उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और कई जगह हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ये दोनों ही नाम मिलते हैं, आर्मी और एसोसिएशन, इसका गठन अक्टूबर 1924 में कानपुर में ये तीन प्रमुख नेता थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल, इन लोगों ने मिलकर के HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी संगठित किया। और इसका उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति संगठित करके औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना है, उसके स्थान पर एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया कायम किया जाए, जिसका मौलिक सिद्धांत वैश्य मताधिकार पर आधारित हो और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो संपूर्ण हिंदुस्तान हो। सशस्त्र संघर्ष छेड़ने के पहले बड़े पैमाने पर प्रचार कार्य संगठित करने के लिए, कार्यकर्ता भर्ती करने के लिए, के हथियारों के प्रशिक्षण के लिए और हथियारों के प्रोक्योरमेंट के लिए धन की आवश्यकता थी। तो इसमें भी ये स्थापना के समय लगभग तय हो गया था कि राजनीतिक डकैतियाँ डाली जाएं, क्योंकि जो धन टैक्स के नाम पर ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ इकट्ठे करता है वो हमारी आम जनता की मेहनत की कमाई है। यदि हम उसे लूटें तो सरकारी खजानों को लूटने के एक विचार के रूप में बात स्थापना के समय भी आई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने क्रांति को जो विचारधारा थी क्रांतिकारियों की, उसको एक नया आयाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि ऐसी व्यवस्था जो आदमी के द्वारा आदमी के शोषण को संभव बनाती हो, उसे हमें ख़त्म करना है और एक जनमुखी व्यवस्था लागू करनी है। तो अक्टूबर 1924 में स्थापना के समय ये भी तय हो गया था कि इसकी जो विचारधारा है, सामाजिक क्रांतिकारी और साम्यवादी जो सिद्धांत हैं, उनका प्रचार प्रसार किया जाए। जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहीं अपने आप को ना कम्युनिस्ट कहती है, ना कम्युनिस्टों से उसका कोई संबंध है, किंतु वे जो साम्यवादी विचारधारा है और जो सोशल रेवोल्यूशन की जो आइडियोलॉजी है, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। इतना ही नहीं, जब HRA के
का जो घोषणा पत्र जारी किया गया उस समय, उस घोषणा पत्र में रेलवेज, यातायात और बड़े उद्योग, स्टील, जहाजरानी आदि के राष्ट्रीयकरण की बात भी उन्होंने की कि इस तरह के जो उद्योग हैं वो राष्ट्र के पास होने चाहिए। तो इस तरह से HRA ने दूसरा एक विंग ये भी तैयार किया कि जब तक हम, क्योंकि युवाओं का संगठन था, युवा क्रांतिकारियों का, और उनकी समझ ये थी कि जब तक हम आम मासेज को सीधे तौर पर अपने संगठन से नहीं जोड़ पाएंगे तब तक क्रांति सफल नहीं होगी। तो उन्होंने किसान और मजदूरों के संगठन बनाने का निर्णय भी इसकी स्थापना के समय ही लिया। और अपने कार्यक्रमों को, जो मैं पहले भी कहा, कि अपने कार्यक्रमों को, राजनीतिक कार्यक्रमों को अंजाम देने के लिए उन्होंने राजनीतिक डकैतियों की योजना तैयार की। और उसी के अंतर्गत जो घटना है, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एक ही सबसे बड़ा एक्शन है, वो है काकोरी रेल डकैती कांड। काकोरी जो है ये लखनऊ से के पास के एक स्टेशन है, और ये 9 अगस्त की 1925 9 अगस्त की रात्रि को ये गाड़ी जो ही लखनऊ से रवाना हुई, लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। 8 डाउन उस गाड़ी का नंबर था। तो 8 डाउन एक्सप्रेस या पैसेंजर जो भी ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन थी। उस 8 डाउन ट्रेन जो लखनऊ से सहारनपुर के लिए रवाना हुई थी, उसे क्रांतिकारियों ने चैन पुलिंग करके काकोरी स्टेशन पर रोक लिया, और वहाँ रोक करके इसमें रेलवे का सरकारी खजाना जा रहा था, उस खजाने को लूट लिया, और लूट करके वो वहाँ से फरार हो गए। किंतु ये एक्शन जो है इतना खतरनाक था कि इसकी कॉग्निजेंस तो सरकार को लेनी थी, लेकिन सरकार ने बड़ी तेज़ी के साथ इसमें अपना कार्रवाई आरंभ की। उसका कारण ये था कि काकोरी डकैती के माध्यम से HRA ने केवल धन ही नहीं लूटा था, बल्कि ये खुले तौर पर देखा जाए तो ब्रिटिश राज पर सीधा प्रहार था, और ब्रिटिश राज को ये खुली चुनौती दी। यदि इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें सरकारी खजाने को लूट लिया जाए अगर आगे बढ़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने बड़ी तीव्रता दिखाई और लगभग 42 युवाओं को इस कांड के लिए गिरफ्तार किया, जबकि इसमें एक्चुअली 10 लोग ही सम्मिलित थे। किंतु जो जिस तरह से भी अपनी तलाशी की, और फाइनली 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला। जिन पर मुकदमा चला, इनमें एक 28 में चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, किंतु चंद्रशेखर आज़ाद पकड़ से बाहर ही रहे, उनको पुलिस नहीं पकड़ पाई, बाकी सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसी स्थिति में जब ये गिरफ्तारियां हो गई, उसके बाद क्रांतिकारियों के पास बैकिंग कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि वे स्थिति को संभाल पाते। लेकिन उसी समय जो कांग्रेस के नेता थे, उन कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं में मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू ने इन गिरफ्तार क्रांतिकारियों के मुकदमे लड़ने के लिए सहायता की। उन्होंने पहला प्रयास किया, एक बड़े प्रसिद्ध वकील थे उस समय के उत्तर प्रदेश के पंडित जगत नारायण मुल्ला। उस जगत नारायण मुल्ला को क्रांतिकारियों का मुकदमा लड़ने के लिए मोतीलाल नेहरू ने संपर्क किया, लेकिन मुल्ला का जिस तरह का रवैया था उससे समझ में आ गया था कि ये क्रांतिकारियों का मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे। तो उसके स्थान पर मोतीलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत के अध्यक्षता में वकीलों की एक पूरा पैनल जो है तैयार किया, एक कमेटी बनाई, जिन्होंने क्रांतिकारियों के मुकदमे लड़े। और जो जगत नारायण मुल्ला हैं वो क्रांतिकारियों के खिलाफ सरकार की ओर से इस केस में शामिल हुए। तो काकोरी षड्यंत्र जो केस बनाया गया, इसमें जो मुख्य मुकदमा था उसका फैसला 6 अप्रैल 1925 को हुआ। और उस मुकदमे के में 3 जो क्रांतिकारी, खासतौर पर राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन तीन को मृत्युदंड की सजा दी गई। और एक पूरक मुकदमा जो और चला, उसमें अशफाक उल्लाह खान को भी मृत्युदंड दिया गया। इस तरह से काकोरी केस में 4 क्रांतिकारियों, क्रमशः राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सजा हुई। इसके अलावा सत्येंद्र नाथ सान्याल को आजीवन काला पानी की सज़ा,
ये पहले भी काले पानी की सज़ा भुगत चुके थे, किंतु आम माफी के अंदर छूट जाने के कारण ये वापस आ गए और पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए, तो इन्हें पुनः आजीवन काले पानी की सज़ा दी गई। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष का कारावास दिया गया। इसके अलावा योगेश चंद्र चटर्जी, राजकुमार सिन्हा, रामकृष्ण खत्री, गोविंद चरण कार, मुकुंदी लाल, प्रत्येक को 10-10 वर्ष की सज़ा दी गई और अन्य को 3 से 7 वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई। तो इस प्रकार से जो काकोरी कांड है, इस काकोरी के अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान, ये 4 के बचाव के लिए भी कुछ प्रयास किए गए और इन बचावों में खासतौर पर जो काकोरी क्रांतिकारियों के समर्थन में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में खासतौर पर मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी, शिव प्रसाद गुप्त, श्री प्रकाश एवं आचार्य नरेंद्र देव जैसी हस्तियां इनके समर्थन में जुटी और सरकार के समक्ष इनको खासतौर पर इनको मृत्यु दंड दिया गया था, उनके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के लिए इन्होंने कहा, किंतु सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। सेंट्रल असेंबली में ठाकुर मनजीत सिंह राठौर ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें काकोरी कांड के 4 मृत्युदंड प्राप्त क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास में बदलने का प्रस्ताव पेश किया, किंतु काउंसिल में यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इंडिविजुअल लेवल पर भी काउंसिल के खासतौर पर जो संयुक्त प्रांत के लोग थे, उन्होंने भी अधिकांश भी थे, उन्होंने गवर्नर, यूपी के जो गवर्नर थे उस समय विलियम मॉरिस को भी इस आशय के इंडिविजुअल खत भी लिखे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। फाइनली 78 सेंट्रल काउंसिल के सदस्यों ने हस्ताक्षर करके एक ज्ञापन गवर्नर जनरल को दिया। कोई कार्रवाई ना होती देख मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिला, किंतु कुछ हो नहीं सका। बाद में ये मामला प्रिवी काउंसिल के पास भी गया, किंतु प्रिवी काउंसिल ने भी क्षमादान की अपील को खारिज कर दिया। अंततः 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिरी को गोंडा जेल में और 19 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में और रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेलों में फांसी दे दी गई। तो 17 और 19 दिसंबर, 17 में राजेंद्र लाहिरी और 19 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह, इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो एक गीत गाया करते थे, जब उनके मुकदमे की ट्रायल चल रही थी, उस ट्रायल के समय जब वो वापस लौटते थे कोर्ट से, तो लौटते समय ये गीत गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और कई बार भ्रम से मान लेते हैं ये गीत जो है ये वास्तव में बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था और राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से ये गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन रचनाकार इसका बिस्मिल अजीमाबादी ही था। और राम प्रसाद बिस्मिल ने स्वयं ने जो गीत लिखा था वो था मेरा रंग दे बसंती चोला, जिसको बाद में भगत सिंह ने उसमें कुछ और जोड़ा था। तो ये जो क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारी गीतों के साथ, जोशो खरोश के साथ ये साम्राज्यवाद को खुली चुनौती देते रहे। वे अपने जीवन काल में जो चाह रहे थे वो नहीं देख पाए, किंतु उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान से प्रेरित होकर के युवा और अधिक शक्ति के साथ राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न धाराओं में सक्रिय होकर के, और ये उनको लग गया कि यदि ये संघर्ष जारी रहा तो अंग्रेज लंबे समय टिक नहीं पाएंगे। और इसके बाद के क्रांतिकारियों के लिए भी ये, इससे क्रांतिकारी निराश नहीं हुए। सबसे रोचक बात यह है क्योंकि कुछ ही समय पश्चात 19 दिसंबर 1927 में ये इनको फांसी की सज़ा हो रही है और 1928 में फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी, यही संगठन, और इस संगठन को नए रूप में जिसमें एक सोशलिस्ट शब्द और जोड़ दिया गया, या समाजवादी और प्रजातांत्रिक एसोसिएशन। तो ये जो है 1928 में ही
एक नया संगठन भी खड़ा हुआ जो भारत नौजवान सभा और उनके साथ मिलकर के आगे भगत सिंह के जो क्रांतिकारी सोपान है उसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे इसके आगे के क्रांतिकारी संघर्षों की। तो ये काकोरी कांड एक घटना थी, किंतु एक घटना ने हिंदुस्तान के राजनीतिक वातावरण में एक नई ताजगी ला दी और सनसनी फैला दी, जिससे कि राष्ट्रीय आंदोलन प्रगति करने लगा। और इन सब क्रांतिकारियों और जो कहें रेडिकल मूवमेंट्स जो चल रहे हैं उन्हीं का परिणाम था कि जो लंबा खिंचा, लेकिन 1929 में जाकर के फाइनली लाहौर सेशन में कांग्रेस को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करना पड़ा, क्योंकि असहयोग आंदोलन तक कांग्रेस का नारा केवल जो है अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वायत्त शासन एक तरह से प्राप्त करने का था। तो यहाँ पहली बार उन्होंने जो नारा इस 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया। तो बाकी उसके पहले तो डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना ही कि एज डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो जो डोमिनियन स्टेटस था उससे अलग हट करके। तो इन क्रांतिकारियों का योगदान हम इस रूप में देखते हैं। धन्यवाद।